होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, सोपान और उद्देश्य के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने गृह विज्ञान, अर्थ, परिभाषा और तत्व क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। यदि आपका वो वीडियो छूट गया हो तो आप इस चैनल के होम पेज पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर हर क्लास की वीडियो 6 to 12th क्लास तक की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मुख्य बिंदु रहेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ, गृह व्यवस्था की परिभाषा, गृह व्यवस्था के पद या सोपान, गृह व्यवस्था के उद्देश्य। इन बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। गृह व्यवस्था, सबसे पहले हम व्यवस्था को जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य सही तरीके से उचित प्रकार से करने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। बिना व्यवस्था के कोई भी कार्य संपन्न सही तरीके से नहीं हो सकता है। इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि आप नहाने जा रहे हो, आपने सोचा कि नहाना है हमें जाके, तो आप जाएंगे तो नहाने के लिए आपको पानी अरेंज करना पड़ेगा, साबुन अरेंज करना पड़ेगा, बाल्टी मग अरेंज करना पड़ेगा, कपड़े रखेंगे जाके, तब जाके आप नहाने का कार्य पूरा करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, तभी आप नहाने का कार्य पूरा कर पाते हैं। तो यही अगर हम साबुन की व्यवस्था नहीं कर पाएँ, या जितनी इन सब चीज़ों की जो सामान की व्यवस्था करनी है उसमें कुछ कमी रह जाए, आप नहाने चले जाएँ और वहाँ पर अपने आप को भिगा लें और साबुन ही ना मिले, वहाँ पर आपको शैम्पू करना है, शैम्पू ही ना मिले, तो तब आपका कार्य, नहाने का कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी कार्य करना है तो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। और वहीं पर हमें अपने घर में भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो गृह व्यवस्था का अर्थ जानेंगे कि इसी तरीके से गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है गृह मतलब घर, और व्यवस्था मतलब प्रबंध करना, मैनेज करना या व्यवस्था करना। तो गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ इस तरीके से हो जाएगा, गृह व्यवस्था यानी घर की व्यवस्था करना। मतलब घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था आती है, जो व्यवस्था की जाती है, वह गृह व्यवस्था या गृह प्रबंधन के नाम से जानी जाती है। गृह व्यवस्था के संबंध में अनेक परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिनको आपको याद करना है, उनको भी देख लेते हैं। गुड एवं जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं व अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है, तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गुड जॉनसन ने बताया कि गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है, मतलब सभी देशों में सभी काल में की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यवस्था करता है, कोई भी कार्य हो तो व्यवस्था उसमें करता है। और उन्होंने आगे बताया है कि जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं, सभी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं व्यवस्था के अनुसार। अपनी व्यवस्था बनाई तो उसके अकॉर्डिंग आप वो कार्य कर रहे हैं। अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है, इसमें अपनी जो योजना बनाई है उसको पूरा करने के लिए, अपनी व्यवस्था जो की है उसको पूरा करने के लिए धन का प्रयोग भी करते हैं, तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यवस्था से यानी मैनेजमेंट, एक प्लानिंग करके कोई कार्य करते हैं तो उससे जो है कार्य अच्छे तरीके से पूरा होता है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हमें कोई कार्य करने पहुंच गए हैं और व्यवस्था कुछ की नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, टेंशन होगी। तो एक मानसिक रूप से संतुष्टि भी रहती है अगर पहले से व्यवस्था बना ली जाती है। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है, जिसमें पारिवारिक साधनों के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास में नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन 3 पदों को अपनाया जाता है। ग्रॉस एवं कैंडल ने बताया कि गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है। इसमें हम निर्णय लेते हैं, हम एक के बाद स्टेप बाय स्टेप कोई भी कार्य करना है तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम निर्णय लेते हैं कि अब हमें पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो इसमें क्या है कि पारिवारिक साधनों के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हमारे पास जो साधन हैं, उपलब्ध हैं, तो उन साधनों का प्रयोग करके हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी मैनेजिंग की जाती है, सारी व्यवस्था की जाती है। इस प्रयास में नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन 3 पदों को अपनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रयास में यानी कि गृह व्यवस्था करने में नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये जो गृह व्यवस्था के 3 पद होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, तभी एक अच्छी व्यवस्था बन पाती है।
निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिनके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। निकेल एवं डॉर्सी ने बताया कि जो पारिवारिक उद्देश्य हैं, मीन्स सभी लोगों की शारीरिक स्थिति सही हो, सभी को भोजन कराना, पौष्टिक भोजन कराना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना, घर की साफ सफाई करना, जो घर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, तो उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन 3 सोपानों का प्रयोग करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम साधनों को जो है व्यवस्थित करते हैं। इन्होंने भी वही बात बताई जो ग्रॉस और कैंडल ने बताई है। राजमल पी देवदास के अनुसार गृह प्रबंध एक बांध के अनुरूप है, जिसमें पारिवारिक साधनों को नियमित किया जाता है। राजमल पी देवदास ने बताया है, ये इनकी डेफिनेशन बहुत फेमस है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था को एक बांध के समान किसने बताया है, तो उस याद रखिएगा कि राजमल पी देवदास के अनुसार इन्होंने राजमल पी देवदास ने बताया है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान होती है, जिसमें जो जितने भी साधनों पारिवारिक साधन होते हैं उन सभी को एकत्र करके व्यवस्थित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अब है गृह व्यवस्था के पद या सोपान। ये बहुत ही मेन है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो इसमें 3 पद होते हैं, एक नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये 3 पद जो हैं गृह व्यवस्था के होते हैं, या इनको सोपान भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। तो गृह व्यवस्था में जो पहला पद है नियोजन, यानी प्लानिंग, प्लानिंग करना। नियोजन यानी प्लानिंग करना। तो गृह व्यवस्था का ये जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे पहला भाग होता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि किसी समस्या पर विचार करना, फिर उसके बाद इसमें ये स्टेप्स अपनाए जाते हैं कि समस्या पर विचार करते हैं, फिर उसके बाद चिंतन करते हैं, फिर तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं कि इसका हल ये हो सकता है और उसके समाधान में क्या क्या कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, फिर उनमें से सभी विकल्पों के बारे में सोचते हैं, फिर उनमें से जो बेटर लगता है उस विकल्प को, उस ऑप्शन को हम लोग फाइनल करते हैं और फिर क्या सोचते हैं, फाइनल करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें अपना कार्य करना है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यदि आपको कोई बुक खरीदनी है, आपने सोचा कि हमें गृह विज्ञान की बुक खरीदनी है, आप आप प्लानिंग करोगे कि इस किताब खरीदने के लिए हमें पापा से या मम्मी से पैसे लेने हैं। उसके बाद सुबह 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 मॉर्निंग टाइम में जो है शॉप्स नहीं खुली होंगी, मार्केट नहीं खुली होगी, तो हम उसके बाद हम कॉलेज से आने के बाद बुक को खरीदेंगे। तो ये आप पहले से ही प्लानिंग कर लेते हो कि हमको पहले सबसे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं आपके मन में कि पहले पापा से पैसे लेने हैं, उसके बाद हमको कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज के बाद लौटते टाइम हमको मार्केट से बुक लेनी है। ये प्लानिंग आपने कर ली, तो ये जो आपने दिमाग में सोचा, क्योंकि नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, तो जब आपने दिमाग में सोचा कि हमें ऐसे से काम करना है, ये स्टेप रहेंगे आपके, ये पद रहेंगे, तो यही सब नियोजन कहलाता है, यही सब प्लानिंग करना कहलाता है। तो इस प्लानिंग करने में यही स्टेप्स आते हैं पहले कि हमें हमें करना क्या है, समस्या यानी कि हमें करना क्या है, किताब खरीदनी है, फिर कैसे खरीदनी है, उसके लिए क्या करना होगा, तो हमको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे कहाँ से लेंगे, पापा से लेंगे, तो मम्मी किस किस से ले सकते हैं, भाई हमारे पास रखे हैं या उसमें से ले सकते हैं, पापा के पास से ले सकते हैं या मम्मी से ले सकते हैं, या पापा मम्मी नहीं हैं तो हमारे गुल्लक में पड़े हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हो गए, तो इन सब ऑप्शंस पर सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें से एक ऑप्शन को आप फाइनल करोगे कि हाँ अब पापा हैं तो पापा से ले लेंगे, और उसके बाद हम जो है कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के लौटते टाइम किताब खरीदेंगे। तो ये किसी भी कार्य के लिए प्लानिंग करने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगला सोपान है नियंत्रण। ये गृह व्यवस्था का दूसरा सोपान है, कंट्रोल करना। इसके अंतर्गत क्या करना होता है कि नियोजन के अनुसार कार्य को संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत पारिवारिक साधनों और स्रोतों का उचित और व्यवस्थित उपयोग किया जाता है और सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाता है, कार्य को संपन्न किया जाता है। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर
जैसे कि आपके घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी गई है, आपको उसका अरेंजमेंट करना है। तो आपने प्लानिंग कर ली है कि आपको इन इनको बुलाना है और उस पार्टी में क्या क्या पकवान बनेंगे, उन पकवानों को पकाने के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या टेबल ला इतनी कुर्सी लानी पड़ेंगी, इतनी टेबल लानी पड़ेंगी और ये सब्ज़ी लानी पड़ेगी, है जो भी सामग्री खाद्य सामग्री लानी पड़ेगी, वो सब कुछ आपने दिमाग में प्लानिंग कर ली कि आपको ऐसे ऐसे करना है और दिन निश्चित कर लिया। तो नियंत्रण के अंतर्गत जो है अब उस प्लानिंग को करेंगे। सामान आ गया है सब कुछ, तो अब हम उसको जो है कार्य को करेंगे। खाना पकाना शुरू हो गया है, सभी लोग को बुलाना शुरू कर दिया है, तो ये सारी जो है उस पार्टी को जो है संपन्न कर रहे हैं। पार्टी आज मतलब उस दिन हो रही है, आप उसमें सारे कार्य को कर रहे हैं जो सोचे थे। तो यदि उसके बीच में कोई समस्या उत्पन्न होती है, जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है, या आप कार्य करते करते समय आप इस पर भी ध्यान रखते हैं कि जो हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए, जिस चीज़ को करने के लिए हमने ये प्लानिंग किया था, ये प्लानिंग जो है उसके लिए बेटर साबित हो रही है, क्या हम उस लक्ष्य को पा रहे हैं। तो ये भी सोच विचार साथ में चलता रहता है, और नहीं पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करते हैं अपनी प्लानिंग में। तो नियंत्रण के अंतर्गत जो है अपनी जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग कार्य को संपन्न करते हैं। यदि बीच में थोड़ा-सा चेंज करना भी पड़ता है तो उसको चेंज भी करते हैं। तो इस तरीके से हम हर प्रकार की व्यवस्था करके लक्ष्य को पाना जो है मुख्य ध्येय रहता है। तो इसमें डगलस एस सेल्विन ने भी अपनी एक परिभाषा दी है कि नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है, तथा इसके नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं होती हैं। इन्होंने भी यही बताया है कि नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है, जो आपने पहले से प्लानिंग की है, पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार ही आप क्रिया को संपन्न करते हैं, आप कार्य को संपन्न करते हैं। उसमें जो जो भी चेंज करने पड़ते हैं वो सब सारी सूचनाएं व्यवस्थापक के पास रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है नियंत्रण, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर प्लानिंग तो कोई और करता है और कार्य कोई और संपन्न करता है। जैसे कि कहीं पर किसी ने प्लानिंग करके दे दिया कि यहाँ से वहाँ तक एक जो है किसी नदी के ऊपर बांध बनेगा, और जो है प्लानिंग करके रख दी, बता दी कि यहाँ पर बांध बनाना है। अब कार्य करने वाले लोग दूसरे लोग आए हैं, तो वो उसको जब बांध बना रहे हैं तो उसके बीच में कुछ समस्याएं आ सकती हैं कि नदी का बहाव बहुत तेज़ हो सकता है वहाँ पर, जिस तरीके से बांध बनाने के लिए कहा गया है, तो उन सब संसाधनों के द्वारा वहाँ पर बांध बनना मुश्किल हो रहा है। तो जो कार्य कर संपन्न करा रहा है तो उसको उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उस प्लानिंग में वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज लाएगा। तो वहाँ पर इस नियंत्रण का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और उसको देखना पड़ता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो जो है उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस लक्ष्य के लिए प्लानिंग की गई थी, जिस लक्ष्य को पाने के नियंत्रण किया जा रहा है, कार्य को संपन्न किया जा रहा है, वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। अगला सोपान है मूल्यांकन। मूल्यांकन गृह व्यवस्था का तृतीय सोपान है और अंतिम सोपान है। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन के द्वारा ही कार्य की सफलता व असफलता का सही से हिसाब लगाया जाता है। उसमें यदि हमने जिस कार्य को करने के लिए प्लानिंग की, नियंत्रण किया, वो कार्य कहाँ तक सफल रहा, या फिर उसमें क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। तो उन सभी त्रुटियों को, उन सभी गलतियों की जानकारी इस सोपान में हो जाती है, और हमें भविष्य के लिए चेतावनी भी मिल जाती है कि यदि भविष्य में हम कोई प्लानिंग, अगर हमारी प्लानिंग, हमारी व्यवस्था गलत रही, उसमें कोई कमी रह गई थी, हम अपने जिस लक्ष्य को पाने के लिए व्यवस्था की थी वह व्यवस्था नहीं प्राप्त हो पाई, वह लक्ष्य उस तरीके से पूरा नहीं हो पाया, तो हाँ, तो आगे उसमें उसके लिए हमें ये एक्सपीरियंस मिलता है कि आगे की जो योजनाएं बनाएंगे हम उसमें ये कमी जो इस व्यवस्था में रह गई थी वो हम आगे नहीं रखेंगे। तो ये भविष्य की योजनाओं को बनाने में बहुत सहायता करती हैं, उचित प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सहायता करती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों सोपान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नियोजन के बिना
नियोजन के बिना जो है नियंत्रण नहीं हो सकता और नियंत्रण के बिना नियोजन नहीं हो सकता। अगर हमें कार्य करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग की है तो तभी हम कार्य को कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और नियंत्रण और जो है मूल्यांकन सोपान, मूल्यांकन के बिना हम ये नहीं जान सकते कि नियोजन सही था, हमने जो प्लानिंग की थी वो सही थी या नहीं थी। अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे और जो प्लानिंग बिना सोच समझे वैसे ही प्लानिंग लगातार करते रहेंगे तो उस प्लानिंग में जो कमी रह गई थी वो हर कार्य को करने में कमी रहेगी। इसलिए मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होता रहे कि हमने जो प्लान किया था, जो प्लानिंग किया था, जो योजना बनाई थी वो सही थी या नहीं थी। ये जाने बिना ही हम उसका योजना को लगातार वैसे ही एक तरीके से करते रहेंगे और उसमें कोई कमी हो तो वो हर योजना में कमी रहेगी। तो हमारा कोई भी कार्य जो है जो उस योजना के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा तो वो पूरे तरीके से सही नहीं बैठेगा। तो इसलिए मूल्यांकन करके उसका वो योजना सही थी या नहीं सही थी तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे से निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, दूसरे के बिना तीसरा कार्य संभव नहीं है। तो इन तीनों के आधार पर ही एक उत्तम गृह व्यवस्था बनाई जा सकती है, गृह व्यवस्था की जा सकती है। गृह व्यवस्था के उद्देश्य। गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उन्हें ही गृह व्यवस्था के उद्देश्य कहा जाता है। हर परिवार के कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सूझबूझ और सोच समझ के द्वारा अच्छे तरीके से अपने साधनों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। उस परिवार के जो साधन हैं, सब हर परिवार के अपने अलग अलग साधन होते हैं। जो अमीर परिवार है तो उसके पास सभी साधन उपलब्ध होंगे, जो निर्धन परिवार है तो उसके पास सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। जो उसके पास थोड़े बहुत होंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करेगा, अपनी व्यवस्था करेगा। तो प्रत्येक परिवार के जो लक्ष्य होते हैं वो सूझबूझ से और अपने जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर अपने कार्य को निर्धारित करता है। तो गृह व्यवस्था के जो कार्य हैं उन्हीं को गृह व्यवस्था के उद्देश्य कहा जाता है। तो ये इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं निम्नलिखित हैं। परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना। एक कुशल गृहिणी अपने परिवार के सदस्यों की रुचि, कार्य, आदत और व्यवहार से हम अच्छी तरीके से परिचित होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना उसका कर्तव्य होता है। रुचि के अनुसार कार्य का बंटवारा करना, ये भी उसका कार्य है कि वो सभी सदस्यों को जो जिस सदस्य की जिस क्षेत्र में रुचि है उसको उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए कहे तो वो रुचिपूर्वक करेगा और उसको जो है मतलब बोरिंग भी महसूस नहीं होगा। तो ये एक कुशल गृहिणी का जो है सूझबूझ होती है। एक कुशल गृहिणी परिवार में सुख एवं शांति का वातावरण तैयार करके सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है, जो कि सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अगला है पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं और प्रत्येक परिवार के सदस्य की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं और जो लगातार बढ़ती रहती हैं, लगातार एक खत्म होती है दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। तो आवश्यकताएं लगातार निरंतर बनी रहती हैं। परिवार के सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं तो सामान्य होती हैं और कुछ विशिष्ट होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। ये आवश्यकता तो सब परिवार की सामान्य है। इसके अलावा कुछ आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, विशेष प्रकार का आहार, तो ये एक विशिष्ट प्रकार की होती है। या फिर कहीं बाहर घूमना फिरना, तो ये भी सबकी अपनी अलग अलग विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। और गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है कि जो उपलब्ध साधन है उसको ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए एक उत्तम उत्तम व्यवस्था की जाती है। अगला है परिवार की आय व्यय में संतुलन। सफल गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक हो जाता है कि गृहिणी अपने परिवार की आय और व्यय को अनुकूल बनाए रखे। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब अपनी आवश्यकताओं को तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे पास धन होगा। और प्रत्येक परिवार की आय सीमित होती है,
जितनी आय उसकी है मंथली, उसी में उसको अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो धन की प्राप्ति पारिवारिक आय के रूप में होती है। पारिवारिक आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इस प्रकार की स्थिति में सीमित आय जिसकी है तो उसको उसी धन से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय किए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है। आय व्यय में संतुलन बनाने के लिए वो बजट बनाता है। बजट बनाने से जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं वो पहले रखी जाती हैं, उसमें उनका पहले ज्ञान हो जाता है और उनको पहले पूरा करते हैं। और साथ में बचत भी रखते हैं, बचत का महत्व भी समझते हैं कि हाँ, हमको जो जितनी सीमित आय है उसमें अपनी आवश्यकताएं भी जो बहुत ज़रूरी हैं उनको पहले पूरा करना है और साथ में बचत भी थोड़ी बहुत पैसा भी बचाना है। तो इस तरीके से जो है घर की आवश्यकता को पूरा करते करते करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो उसके लिए आय व्यय में संतुलन जो है करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है गृह वातावरण को उत्तम बनाना। गृह वातावरण को उत्तम बनाना। गृह व्यवस्था का उद्देश्य न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि परिवार के पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए भी आवश्यक है कि गृह वातावरण अच्छा हो, घर का वातावरण अच्छा हो। इसके लिए परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध अनुशासित हो, पारिवारिक मूल्यों की स्थापना हो। गृह व्यवस्था का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि घर का परिवार का वातावरण अच्छा हो, जो है खुशहाल हो, कोई भी किसी को एक दूसरे से कोई टेंशन ना हो, सभी की आवश्यकताएं पूरी होती रहें और इससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अगला है पारिवारिक स्तर को उन्नत बनाए रखना। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पारिवारिक स्तर को उन्नत बनाना यानी ऊंचा बनाए रखना, एक स्टेटस मेंटेन करके रखना है। प्रत्येक परिवार का रहन सहन का एक स्तर होता है जो परिवार के साधनों के आधार पर निर्धारित होता है। जिसके पास जितने ज़्यादा साधन होते हैं उसका उतना ही हाई स्टेटस माना जाता है। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सभी प्रकार के परिवार का एक समुचित स्तर बनाए रखा जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिवार के भौतिक साधनों को ध्यान में रखने के साथ साथ परिवार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरीके से कहा जा सकता है कि पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं और जिससे कि परिवार को अधिक से अधिक सुख, समृद्धि और संपन्न बनाया जाए, उसको अधिक से अधिक खुशहाल बनाया जाए। इसलिए जो है इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृह व्यवस्था की जाती है। अब समय है गृह कार्य का। गृह कार्य प्रश्न है आज का, गृह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है गृह व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है गृह व्यवस्था के कितने सोपान हैं? गृह व्यवस्था के कितने सोपान हैं? इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।